नमस्कार। आज हम पर्सी बाय शेली की एक बहुत ही जानी मानी और असरदार कविता ओड टू द वेस्ट विंड की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, ये एक कमाल की कविता है। हमारे पास जो विश्लेषण है उनके आधार पर हम इसकी जटिल परतों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कविता जहाँ तक मुझे याद है 1819 में लिखी गई थी। हाँ, 1819 में जब शैली इटली में थे, फ्लोरेंस के पास, और छपी फिर 1820 में। और ये सिर्फ मौसम या क्या कहते हैं प्रकृति का गीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बदलाव है, क्रांति है और कवि की अपनी बहुत गहरी निजी भावनाएं भी हैं। सुनाई से लिखते वक्त शैली पर पीटरलू नरसंहार जैसी घटनाओं का भी असर था। हाँ, वो इंग्लैंड में जो हुआ था, राजनीतिक विरोध का हिंसक दमन, उसका असर माना जाता है। और शायद उनके अपने बेटे विलियम की मृत्यु का दुख भी कहीं ना कहीं इसमें है। तो ये बहुत परतदार है। और कविता का केंद्र वो है पश्चिमी हवा। हाँ, वेस्ट विंड, एक ऐसी ताकत जो, अजीब बात है, नष्ट भी करती है और साथ ही नई जिंदगी भी देती है। बिल्कुल, विनाशक भी, संरक्षक भी। चलिए तो फिर मिलकर इस जटिल और सुंदर कविता को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं इसकी बनावट से, वो भी काफी दिलचस्प है। हाँ, वो 5 कैंटो, 5 हिस्से हैं। और हर कैंटो टर्जा रीमा नाम की एक खास छंद योजना में है। ABA, BCB, CDC। सही। और हर कैंटो का अंत एक दोहे से होता है, EE वाला पैटर्न। कुल 70 पंक्तियां हैं और ज्यादातर आयाम्बिक पेंटामीटर में, वो 10 सिलेबल वाला मीटर जिसमें एक हल्का और एक भारी का पैटर्न होता है। बिल्कुल। और ये संरचना हमें कविता समझने में मदद करती है। जैसे पहले 3 कैंटो वो हवा के बाहरी असर पर हैं। जमीन पर। हाँ, जमीन पर पहला कैंटो, फिर आसमान में दूसरा कैंटो और फिर समंदर पर तीसरा कैंटो। यहाँ हवा को एक बेलगाम शक्तिशाली ताकत की तरह दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल, अनकंट्रोल्ड। जैसे पहले कैंटो में हवा को जंगली पश्चिमी हवा कहा गया है। हाँ, वो मरे हुए पत्तों को उड़ाती है जैसे वो भूत हो। ये तो हो गया विनाश वाला रूप। सही। लेकिन वही हवा पंख वाले बीजों को जमीन के नीचे पहुंचाती है, उनकी सर्दियों की नींद के लिए, ताकि वसंत में वो फिर उग सके। ये उसका संरक्षक, जीवन देने वाला रूप है। हाँ, तो ये विनाशक और संरक्षक वाला दोहरापन यहीं से शुरू हो जाता है। एकदम। और ये सिर्फ जमीन तक नहीं है। अच्छा। दूसरे कैंटो में देखिए, हवा आसमान में तूफानी बादलों को कैसे बिखेरती है, जैसे वो भी मरे हुए पत्ते हो। हाँ बिल्कुल। और उन बादलों को आने वाली बारिश और बिजली का दूत कहा गया है। आकाश को साल के अंत का एक विशाल कब्रगाह जैसा बताया गया है। ये शायद उस समय की जो राजनीतिक उथल पुथल थी उसका भी इशारा हो सकता है। बिल्कुल। फिर तीसरा कैंटो वो समंदर पर हवा का असर दिखाता है। भूमध्य सागर को उसकी गर्मियों की नींद से जगा देती है हवा। हाँ, और समंदर के नीचे जो पुराने महल हैं, टावर हैं, उनके सपनों को हिला देती है, समुद्री पौधों को कंपा देती है। तो ये सिर्फ प्रकृति का नजारा है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? गहरा मतलब ही है। ये हवा की वो ताकत है जो शांत चीजों में भी हलचल मचा सकती है। ये उसकी रचनात्मक शक्ति भी है और परेशान कर देने वाली ताकत भी। गहराई तक जाकर बदलाव लाने की क्षमता। बिल्कुल। अच्छा, और फिर चौथे और पांचवे कैंटो में रुख बदल जाता है ना? हाँ बिल्कुल। अब कवि बाहरी दुनिया से हटकर अपनी अंदरूनी दुनिया, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं की बात करता है। वो खुद हवा से एक होना चाहता है, कभी पत्ता, कभी बादल, कभी लहर बनकर। ऐसा क्यों? क्योंकि कवि को लगता है कि वो जिंदगी के बोझ तले दब गया है। वो महसूस करता है वो कमजोर हो गया है। हाँ, वो पंक्ति है ना, मैं जीवन के कांटों पर गिरता हूँ, मैं लहूलुहान हूँ। हाँ, वही। वो महसूस करता है कि वो भी कभी हवा की तरह आजाद और शक्तिशाली था, पर अब वक्त ने उसे बांध दिया है, कमजोर कर दिया है। तो वो हवा से मदद मांग रहा है, प्रेरणा के लिए। हाँ, वो हवा से प्रार्थना करता है कि वो उसे फिर से जगाए, उसकी मुरझाई हुई आत्मा में नई जान फूके। और पांचवा कैंटो इसी उम्मीद पर खत्म होता है। हाँ, कवि हवा से कहता है कि वो उसे अपनी वीणा बना ले, मेक मी दाई लाया, ताकि उसके जरिए दुनिया में संगीत और संदेश फैला सके। बिल्कुल। और वो चाहता है कि हवा उसके मृत विचारों को सूखे पत्तों की तरह पूरी दुनिया में बिखेर दे, ताकि उनसे नया जन्म हो सके। Like withered leaves to quicken a new birth। हाँ, एक नई शुरुआत हो सके। और फिर आती है वो सबसे मशहूर उम्मीद भरी पंक्ति, अगर सर्दी आ गई है तो क्या वसंत दूर हो सकता है? If winter comes,
कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये सिर्फ मौसम के बदलने की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का, नई शुरुआत का, अंधेरे के बाद उजाले की उम्मीद का। तो अगर संक्षेप में कहें, कविता का सार ये है कि प्रकृति की जो ये ताकत है, उथल पुथल मचाने वाली, हाँ, वो असल में इंसानी जिंदगी और समाज में बदलाव लाने वाली क्रांति का ही एक रूपक है। सही कहा, जहाँ पुराने को मिटाकर ही नए का जन्म होता है, चाहे वो मौसम हो या विचार हो या समाज हो। तो हमने शेली की ओड टू द वेस्ट विंड के कई पहलू देखे, इसकी बनावट, इसके प्रतीक, इसका ऐतिहासिक संदर्भ और इसका गहरा भावनात्मक और क्रांतिकारी संदेश भी। हाँ, ये कविता बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे प्रकृति की एक शक्ति सामाजिक और व्यक्तिगत परिवर्तन का इतना गहरा रूपक बन सकती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि आज के समय में, हमारे आज के संदर्भ में वे कौन सी हवाएं हैं, कौन सी ताकतें हैं जो हमारे समाज में इसी तरह के विनाश और पुनर्जन्म की क्षमता रखती है।